इनके आपको आने चाहिए, बेस के साथ रिएक्शन आने चाहिए। और फिर हम्म, इनके जो वो जो इंडिकेटर्स हैं ना, तीन इंडिकेटर्स हैं, उनके कलर्स आने चाहिए। थाइमोल्फिलीन। अच्छा, थाइमोल्फिलीन में वो ब्लू, सॉरी, कलरलेस होता है। लिटमस में रेड होता है। और मिथाइल ऑरेंज में रेड होता है। हाँ, और अच्छा, इसमें जो अल्कली की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, खासकर जो अमोनियम साल्ट वाली है, ठीक है, वो अक्सर बच्चे जो है ना वो भूलते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा, अल्कली, एक मिनट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन जो है ना वो शुरू करते हैं। एसिड की और बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने वो करनी थी। ठीक है। तो वो आपने ना मेक श्योर करना है कि जो सिलेबस वाली हैं, अब आप जो है ना वो लाइक सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो उनको करें। यानी कि उनके जो इंडिकेटर्स हैं, उनके कलर भी, उनके जो रिएक्शंस हैं। ठीक है। फिर जब वो सिलेबस से पढ़ेंगे, फिर आप जो है ना अपने नोट्स में से आएंगे या बुक में से आएंगे, तो वो होगा। फिर दूसरा, मैंने आपसे सॉल्युबिलिटी रूल जो है ना कल वाले लेसन में किए थे कि वो याद करें, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्विकली आ जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें साल्ट्स की जो प्रिपरेशन है उसमें इशू होता है। तो देखें कि साल्ट प्रिपरेशन जो है, ये आपके साल्ट प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं, ये टू टू मेथड यूज़ होंगे आपके जो है ना सिलेबस में। एक मेथड यूज़ होगा, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि आप साल्ट्स की जो है ना वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। और जो दूसरा मेथड है उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। यानी कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है, ये है सालुबल साल्ट्स के लिए। और जो इनसालुबल साल्ट्स के लिए है, वो है प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना जी। ये सबसे तो पहले ये, अच्छा, अब आपने अगर क्रिस्टल का वर्ड इनसालुबल में यूज़ करेंगे तो वो गलत कर देगा। ऐसे ही अगर पीपीटी का वर्ड अगर आप सालुबल सॉल्ट में यूज़ करेंगे तो वो भी गलत। पीपीटी का मतलब ही जो है ना वो ये होता है कि दैट थिंग विच इज़ नॉट सालुबल इन वाटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक मेथड हो गया जिसके आपने ना क्रिस्टलाइज यानी कि क्रिस्टल्स बनाने हैं, एक के अंदर आपने प्रेसिपिटेट जो है ना वो बनाना है, इनसालुबल बनाना है। अब इसमें जो है ना सबसे जो पहले है, वो आपको रिएक्टेंट सेलेक्ट करने होते हैं। दो तरह से वो पूछता है। एक तरह से ये है कि भी सम टाइम वो रिएक्टेंट दे देता है, या दोनों में से एक दे देता है, या दोनों ही दे देता है। और फिर आपने ना उसका मेथड लिखना होता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि भाई, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और थ्योरी के क्वेश्चन में, फिर आपको खुद जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होता है। यानी कि सबसे पहले अगर आपने वो देखा है जी, हाँ जी, ये जो है ना इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन मोस्टली जो है ना वो यानी कि इसी चैप्टर में से आती है ना। तो आपने उसमें से देखना है कि वो जो केमिकल जिसकी बात कर रहा है वो सालुबल है या इनसालुबल है। फिर जाके आप डिसाइड करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि सिर्फ उसने साल्ट का नाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने उसके रिएक्टेंट जो है ना वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। कि रिएक्टेंट्स का मतलब है कि वो कौन से वाले दो केमिकल्स को आपस में मसलन मिलाएंगे। ठीक है। और उनके लाइक रिज़ल्ट में आपका जो है ना वो सॉल्ट बन जाएगा। तो अब उसमें एक चीज़ होगी, उसके लाइक रिएक्टेंट सबसे पहले ये आपने सेलेक्ट करने हैं। नंबर टू पे जो है ना उसका प्रोसीजर। प्रोसीजर का मीनिंग है बेबी, आप जो है ना लाइक लेबॉर्ट्री में, लैब में कौन से वाले स्टेप्स करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। मैंने एक बुक है केमिस्ट्री मैटर्स के नाम से, उसमें से सॉल्ट का चैप्टर जो है ना वो आपके लिए वो किया है पिक। तो वो आपको दिखाते हैं। तो वो उसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई हैं, आप सिर्फ उनके, जब आपने लाइक रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए ना,
तो आप सिर्फ रिएक्टेंट्स वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें और बाकी प्रोसीजर जो है ना वो एज़ इट इज़ कर लें। तो अब इसमें जो लाइक रिएक्टेंट्स हैं, तो सॉल्युबल सॉल्ट्स में एक्चुअली फर्दर जो है ना वो हमें टू मेथड्स देखने पड़ते हैं। यानी कि इसमें यानी कि सॉल्युबल साल्ट्स को हम अगर हम जो है ना शुरू करें, तो जो सॉल्युबल साल्ट्स के जो लाइक रिएक्टेंट्स हैं, इसमें हमें देखना पड़ता है कि भाई अगर सॉल्ट जो है वो ग्रुप 1 का है, या अमोनियम का सॉल्ट है, या कैल्शियम या बेरियम का सॉल्ट है। तो फिर इसके लिए जो आप मेथड यूज़ करते हैं उसको आप जो है ना वो फर्दर एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। यानी कि सॉल्युबल साल्ट अगर फ़र्ज़ करें कि आपको वो आया कि आपने देख लिया कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है, उसके बाद फिर आपने ना फर्दर देख लिया कि भाई ये सॉल्ट सॉल्युबल है, लेकिन ये जो है ना ग्रुप 1 का सॉल्ट है, यानी कि सोडियम या पोटासियम का या अमोनियम का या कैल्शियम का या बेरियम का। तो फिर आप जो है ना उसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे दैट विल बी टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में जो इसके रिएक्टेंट होते हैं, एक होता है अल्कली, यानी कि जो मेटल का जो पार्ट होगा उसके लिए अल्कली चाहिए होगे, और दूसरा जो है ना वो एसिड चाहिए होगा। ठीक है, एसिड जो है ना वो मोस्टली या जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होगा, या सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड, या फिर आपके जो ऑर्गेनिक वाले एसिड हैं। ठीक है, सम टाइम फास्फोरिक एसिड बहुत कम कम जो है ना वो यूज़ करता है। तो मोस्ट कॉमनली एसिड जो है ना वो यही वाले यूज़ होंगे, यानी कि एक आपकी अल्कली होगी और एक आपका एसिड हो गया। अब देखेंगे इसके जो अल्कली होता है ना ये सॉल्युबल बेस होता है, यानी कि ये जो है ना वाटर पे डिज़ोल्व हो जाता है, एसिड भी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो इनके मिलने से सॉल्ट बन जाएगा, साथ इसके जो है ना वो वाटर बन जाएगा। अब ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल है, यानी कि स्ट्रेट सिंबल से देखें, ठीक है ना, तो ये जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी सॉल्युबल। अब इसमें जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं उन उन दोनों रिएक्टेंट के साथ भी जो है ना वो आप एक्वस का साइन ही देखेंगे, यानी कि टू सॉल्युबल थिंग्स, वन इज़ अल्कली वन इज़ एसिड, दे विल बी जॉइनिंग टू प्रोड्यूस ए सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, फिर जब आपके पास सॉल्ट आ जाएगा तो अब आपके पास सॉल्ट भी है और वो एक्वस है, साथ वाटर भी है, तो फिर आप वाटर को एवेपोरेट कर लेंगे और एवेपोरेट टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट करेंगे, फिर क्रिस्टल आपके बन जाएंगे, तो फिर आप उनको जो है ना वो वॉश और ड्राई कर लेंगे। ये यानी कि ना इसका है यानी कि टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में एक चीज़ जो है ना वो अल्कली है, एक एसिड है। ठीक है, अब ये जो एसिड्स हैं और अल्कली है ये दोनों कलरलेस होते हैं। सॉल्ट भी जो बन रहा है ना वो कलरलेस है, तो इसमें हमें इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है। 3 इंडिकेटर हैं उनका यूज़ आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर है वो वही वाला है कि एक आपके पास लाइक ब्यूरेट होगा और एक आपके पास टाइट्रेशन फ्लास्क होगा। अब आप एसिड भी ब्यूरेट पे डाल सकते हैं और अल्कली भी जो है ना वो ब्यूरेट पे डाल सकते हैं, और ऐसे ही जो है ना कौन यानी कि एक रिएक्टेंट जो है ना ब्यूरेट में आ जाएगा, एक जो है ना वो कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, और साथ इसके जो है ना वो इंडिकेटर भी ऐड करेंगे। इंडिकेटर जैसे ही कलर चेंज करेगा, अब इसमें क्या है कि एसिड का वॉल्यूम और एसिड की जो कंसंट्रेशन, ऐसे ही ये जो आपने इसमें अल्कली ऐड की है इसका वॉल्यूम और इसकी ये टोटल 4 चीज़ें हैं, यानी कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर ऑफ़ मोल्स जो है ना वो आपको इक्वेशन से मिलते हैं। अब इसमें यानी कि जो आपने फ्लास्क में ऐड किया ना तो वो नॉन कंसंट्रेशन अगर आपने ऐड की है और नॉन वॉल्यूम है, तो एसिड का कितना वॉल्यूम यूज़ होगा वो हमें पता चलेगा जैसे ही इसका टाइट्रेशन का कलर चेंज होता है। तो अब आपके पास 3 चीज़ें आ जाएंगी, एक नॉन वॉल्यूम था, एक नॉन कंसंट्रेशन थी, और दूसरे का जो है ना वॉल्यूम आ गया। तो कंसंट्रेशन जो है ना, जैसे कल आपने मोल के क्वेश्चन किए थे, तो वो मोल के इक्वेशन वाला फार्मूला लगा के आप इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसके जो स्टेप्स है वो फर्दर आपने पहले भी क्योंकि ये पढ़ा हुआ है,
तो वो इसमें आप उधर से देख लीजिएगा कि 25 सेंटीमीटर की वो अल्कलाई ऐड किया, फिर 2 to 3 ड्रॉप इंडिकेटर ऐड किया, फिर इसमें जो है ना इसका कलर चेंज जो है ना नोट किया। अब आपने जो भी इंडिकेटर ऐड करना है ना तीनों में से उसका नाम लिखना होता है। और फिर इसके बाद जो है ना इसमें आपने एसिड ऐड किया, ठीक है, इसको जो है ना वो पहले स्लोली ऐड किया, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया, ठीक है, ताकि आप इसका जो है ना वॉल्यूम एग्जैक्टली नोट कर सकें। फिर इसमें से सॉल्ट बन जाता है, फिर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं विदाउट इंडिकेटर, ताकि इसमें से इंडिकेटर ना हो। फिर आपको पता चल जाता है कि इतने वॉल्यूम के लिए इतना वॉल्यूम जो है ना इसका चाहिए। तो वो फिर एसिड और अल्कली जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो आपके पास रिजल्टेंट सॉल्ट बन जाएगा, साथ वाटर, और फिर साथ आप उसको क्रिस्टलाइज कर लेंगे। ये इसके जो है ना लाइक रूटीन स्टेप्स हैं टाइट्रेशन के। तो इसमें देखेंगे अगर तो जो है ना इन्हें अल्कली सिर्फ जो है ना मसलन जिनकी अल्कली होती है ना तो उनके सॉल्ट्स के लिए यानी कि ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड सालुबल है, अमोनियम सालुबल है, कैल्शियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड सालुबल है। तो अगर इनके सालुबल सॉल्ट्स है ना तो सिर्फ उसके लिए टाइट्रेशन यूज़ हो सकता है, क्योंकि इन्हीं की सिर्फ अल्कली होती है, ठीक है ना। बाकी मेटल्स की अल्कली नहीं होती, उनके हाइड्रोक्साइड जो है ना वो सालुबल नहीं है। अच्छा, अब इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए पहले तो आपने ये देखना है कि अगर इनमें से है तो टाइट्रेशन यूज़ कर लिया, लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का नहीं है, अमोनियम का भी नहीं है, कैल्शियम बेरियम का भी, इन्हीं के है सॉल्युबल है लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है ना, तो वो बाकी इन्हीं के जितने भी होंगे इन्हीं के वो जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं इन्हीं के ग्रुप 1 अमोनियम के अलावा, तो उसके लिए मैं अगर फ़र्ज़ करें कि इधर इसको थोड़ा सारा एक्सटेंड कर लूँ लाइन को, तो वो थोड़ा सारा ना इजी हो जाएगा कि इधर मैं लिखता हूँ कि सॉल्ट सॉल्युबल है लेकिन ग्रुप 1 का नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे रेस्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि जिनकी अल्कली नहीं है, विच डोंट हैव अल्कली, यानी कि जिनके हाइड्रोक्साइड जो है ना वो सॉल्युबल नहीं है, उनके लिए हम एक्सेस सॉलिड यूज़ करते हैं और साथ इसके जो है ना वो एसिड यूज़ करते हैं। इससे आपके पास जो है ना वो सॉल्ट बन जाता है और साथ इसके जो है ना सम टाइम वाटर बनेगा, सम टाइम मेटल, और सम टाइम हाइड्रोजन बन जाएगी, सम टाइम जो है ना इसके यानी कि तीन इसकी पॉसिबिलिटी हैं। अब इसमें ये जो एक्सेस सॉलिड है यानी कि एक्सेस सॉलिड का मतलब है कि कोई चीज़ इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। अब ये जो है ना वो किस किस फॉर्म में यूज़ हो सकती है, एक ये मेटल की फॉर्म में यूज़ हो सकती हैं, यानी कि जो एक्सेस सॉलिड हैं वो मेटल की फॉर्म में यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जब मेटल की फॉर्म में यूज़ करने हैं तो वो जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें आपने देखना है कि वो जो मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव भी ना हो और हाइड्रोजन से नीचे भी ना हो, यानी कि ये जो मेटल वाला है, ठीक है ना, कि ये दे शुड नॉट बी मोर रिएक्टिव, यानी कि अगर सोडियम का सॉल्ट है ना तो वो सोडियम तो बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक रिएक्टिव और उसकी अल्कली भी है, तो जो मोर रिएक्टिव है ना उनके लिए नहीं यूज़ होता, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इसके अलावा जो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से नीचे हैं यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर और सिल्वर वगैरह के सॉल्ट के लिए जो है ना, क्योंकि कॉपर और सिल्वर की जो मेटल की फॉर्म में जो है ना वो रिएक्ट नहीं करते, तो एक मेटल हो जाएगा साथ एसिड हो जाएगा, इससे जो है ना आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन बन जाती हैं। अच्छा, एक ये है, दूसरा जो है इसमें बेस प्लस एसिड यूज़ कर सकते हैं। किसी को पता है कि बेस क्या होती है? बेस का क्या मीनिंग है? बेस का मीनिंग है कि मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड हों, जो कि इनसॉल्युबल हों,
यानी कि इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। ये आपको सॉल्युबिलिटी रूल बताएगी कि कौन सी वाली मेटल ऑक्साइड और कौन से वाले मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी रूल में कल आपने देखा था कि भाई ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हैं, अमोनियम कैल्शियम। इसका मतलब है कि इनके हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है ना, तो इसलिए ये वाला मेथड नहीं यूज़ हो सकता। ये सिर्फ उनके लिए यूज़ होगा जिनका जो है ना, जिनके बेस जो है ना मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो इसमें साथ जो है ना वो वाटर बन जाएगा। दोनों के प्रोडक्ट जो है ना वो सेम है। और तीसरा जो है इसमें वो आ जाएगा आपके पास मेटल कार्बोनेट्स। ऐसे मेटल कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल है, यानी कि इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर कोई सॉल्युबल कार्बोनेट है जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सॉल्युबल होता है ना, तो अब वो इसके लिए नहीं यूज़ होगा। सोडियम कार्बोनेट फिर अल्कली वाले मेथड से प्रिपेयर होगा। यानी कि इसमें सिर्फ इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्शन करेंगे, इसमें वो फिर सॉल्ट बन जाता है, साथ इसके वाटर बन जाता है, साथ इसके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये इसके जो है ना लाइक रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि ये तीन तीन तरह से हो सकता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि जो वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड है। एसिड आपको पता है सारे के सारे एक्वस होते हैं, सॉल्ट जो है ना वो भी एक्वस होगा। ये आप कोशिश करें कि इसको स्ट्रेट सिंबल से जो है ना दोनों मेथड्स को देखें। अब इसमें अगर आप देखेंगे इसके दोनों रिएक्टेंट जो है ना वो एक्वस है, यानी कि सॉल्युबल है। जब ये वाला मेथड यूज़ करना है तो उसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है ना दैट इज़ इनसॉल्युबल। अब वो इनसॉल्युबल बेस भी हो सकता है, इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, या मेटल हो सकता है। बाकी इसमें जो है ना वो सेम है कि लाइक एसिड तो एक्वस ही होता है, सॉल्ट भी एक्वस होता है। ठीक है, ये फिर इस तरह इसके तीन जो है ना वो रिएक्टेड आ जाएंगे। अब प्लीज़ अगर कोई बच्चा अगर आंसर देना चाहे कोई भी, तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। जैसे कि वो मुझे ना, मैंने आपसे ना रिएक्टेंट पूछने हैं, ठीक है। तो मैं इधर जो है वो मैंने ये दोनों जो है ना वो सामने भी रखे हुए हैं ताकि आपकी जो है ना वो लाइक रिवीजन हो जाए। मैं यहाँ पे दो साल्ट लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ पोटासियम सल्फेट और एक लिख रहा हूँ चले जिंक सल्फेट लिख लेते हैं। ये दो साल्ट हैं। तो कोई एक बच्चा मुझे बताए कि पोटासियम सल्फेट के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या यूज़ करेंगे, जल्दी जल्दी बता दें ज़रा। पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड। देखें, अब सबसे पहले आपने देखा कि पोटाशियम सल्फेट जो है ना वो सॉल्युबल है, ये ग्रुप 1 का सॉल्ट है। अब जब आपने ये देख लिया कि ये सॉल्युबल है, तो अब आपने ना मेथड को सिलेक्ट करना है। अब आपने देखा कि ये जो पोटासियम है ये ग्रुप 1 में मौजूद है। इसके लिए कौन सा वाला मेथड यूज़ करोगे, जिसने जिसने जवाब दिए ना तो वही वाला बच्चा आप आंसर दें। इसके लिए आप कौन सा वाला मेथड यूज़ करोगे, ये टाइट्रेशन वाला कि ये वाला? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें अब पोटासियम के लिए इसकी अल्कली चाहिए, तो पोटासियम की जो अल्कली होगी वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा। और सल्फेट जो है ना वो किस एसिड से आएगा, H2SO4 से। अब उसके बाद जो है ना ये पोटासियम सल्फेट और वाटर बन जाएंगे। अब इसके बाद जो आपने प्रोसीजर करना है वो क्या करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को ब्यूरेट में ले लें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को इसका जो नॉन वॉल्यूम है और नॉन कंसनट्रेशन है वो आप इसमें ले लें, फिर इसमें आप इंडिकेटर ऐड करें, फिर इसको स्लोली रन करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने जैसे कहा ना कि जो ना पोटासियम यूज़ करेंगे, तो मेटल जो है ना वो यानी कि ग्रुप 1 के अमोनियम कैल्शियम बेरियम के, इनके लिए मेटल प्लस एसिड वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते। अब आप प्लीज़ एक और बताएं, मैं इधर और एक लिख रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि वो आपको कहता है सोडियम क्लोराइड, इसके जो है ना क्या क्या रिएक्टेंट होंगे। सबसे पहले आपने क्या, हाँ जी, क्या देखा कि ये सॉल्युबल है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्यूबल है सर जी। है। नंबर 2 पे फिर आपने क्या देखना है कि ये ग्रुप 1 का सॉल्ट है जी।
फिर उसके बाद जी, आपने मेथड देखेंगे कौन सा लगेगा इसके यानी कि ऊपर। सोडियम के लिए क्या यानी कि यूज़ करोगे और क्लोराइड के लिए क्या यूज़ करोगे, जी बताएं। सोडियम के लिए सर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अब क्लोराइड के सोडियम लिए हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड जो है एसिड। ना, ये इसकी अल्कली है और ये इसका HCl है, ठीक है। अब आप ब्यूरेट में इसका एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है ना टाइट्रेशन फ्लास्क में, फिर 2 to 3 ड्रॉप इंडिकेटर और इसका नॉन नॉन वॉल्यूम आपने ऐड किया, फिर स्लोली ऐड करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू। अच्छा, अब आप आए जिसने पहले बताया था ना, अब ये देखें, ये है हमारे पास जिंक सल्फेट। अब मुझे बताएं कि जिंक सल्फेट को प्रिपेयर करना है तो इसके लिए कौन से रिएक्टेंट जो है ना वो यूज़ करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं। इनसॉल्युबल होगा सर जी ये। ये कौन बोल रहा है, ये बिलाल है। जी सर जी। अच्छा, आपने इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी रूल नहीं आपने ना इन्हीं के याद की है सर आपको। इसके लिए जिंक मेटल यूज करेंगे और ये सल्फ्यूरिक इसमें एसिड इसमें यूज मसलन करेंगे। देखेंगे, कल आपको ना मसलन बताया था कि भाई सल्फेट अगर आएगा ना किसी में, तो सल्फेट में से 3 सॉल्ट जो होते हैं ना वो इनसॉल्युबल हैं, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट। बाकी सारे के सारे जो है ना वो सॉल्युबल हैं। अब ये जिंक सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है। अब आपने नंबर 2 पे जाके देखा कि क्या ये जो जिंक है ये लाइक ग्रुप 1 या अमोनिया में तो नहीं है, ये इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है और ये इसमें नहीं। इसका मतलब है ये वाला मेथड नहीं होगा, ये जो आपने यूज़ किया है ना कि मेटल एसिड, बेस एसिड और ये, तो इसका मीनिंग ये है कि भाई जिंक के लिए आप सिर्फ जिंक एज ए मेटल सॉलिड यूज़ कर सकते हैं और सल्फेट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो है ना वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, साथ इसके हाइड्रोजन बन जाएगी। इसी तरह आप जो है ना वो ये एक है ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा जो है ना वो बेस की शक्ल में भी यूज़ हो सकता है, यानी कि ये जिंक के हिस्से का जिंक ऑक्साइड यूज़ हो सकता है या जिंक हाइड्रोक्साइड यूज़ हो सकता है। जिंक ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल है। साथ इसके सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा क्योंकि सल्फेट जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड में से आना है, तो ऐसे जिंक सल्फेट बन जाएगा, साथ इसके वाटर बन जाएगा। ऐसे ही आप जो है ना इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, जिंक कार्बोनेट, साथ इसके जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। अब इसके जो रिएक्टेंट है वो चेंज हो जाएंगे, जिंक सल्फेट तो बनेगा, साथ इसके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेंगे। ये इसमें देखेंगे, मैंने आपको कल भी कहा था कि सॉल्युबिलिटी रूल जो है ना जिसको आएंगे उसको ये वाला जो है ना वो आएगा। अच्छा, अब कोई इन दोनों बच्चों के अलावा कोई बच्चा जो है ना इसका आंसर देगा, ठीक है। जैसे मैं इधर एक सॉल्ट लिख रहा हूँ से कि मैं इधर लिखता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, ये जो है सॉल्युबल है। इसके बाद हमने क्या देखना है कि क्या मसलन मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 1 में मौजूद है, नहीं है अमोनिया। इसका मतलब है टाइट्रेशन वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ग्रुप 2 में है सर ये। हाँ, इसका इसका जो है ना मीनिंग ये है कि हम टाइट्रेशन वाला मेथड इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते। इन इन तीनों मेथड में से मेटल एसिड, बेस एसिड और इनसॉल्युबल कार्बोनेट, यानी कि इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम एज ए सॉलिड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ना बेस है, अगर वो यानी कि बेस का वर्ड यूज़ करता है तो फिर आप ये मिसल या मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ कर लोगे या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं। और Cl जो है ना ये आएगा HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर मेटल यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने जो है ना आपको ये बस बताया है कि अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो पहले आपने देखना है कि भाई इस कैटेगरी में से है या इस कैटेगरी में, यानी कि सॉल्युबल तो है
टाइट्रेशन वाला तो नहीं है, उसका अल्कली तो नहीं है। अगर अल्कली है तो फिर ये वाला यूज़ करेंगे। अनीस है अभी क्लास में कि नहीं? जी सर। तो मेरे बेटे अब आपने जवाब देना है, मैं अब सफ़ा चेंज कर रहा हूँ। ये देखें, ये साथ साथ आप जो है ना लिखते भी हैं कि नहीं लिखते? सर लिख रहा हूँ। लिखते हैं सर। सर थोड़ा सा बस रहे। हाँ, अब यानी कि ना समझना भी है साथ साथ, ठीक है। तो अब ये मैंने आपके लिए अ, इसको देख लें। ओके, ये आपको मैं लाइक विजिबल है ना? थोड़ा बहुत तो विजिबल है। ओके जी, अनीस साहब आपने बताना है अब, ठीक है। ओके सर। मैं इधर एक सॉल्ट लिख रहा हूँ। कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले आप क्या क्या देखेंगे कि ये सॉल्युबल है कि नहीं। अगर किसी के साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आता है ना, तो अगर तो क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ सिल्वर है या लेड है, वो इनसॉल्युबल होंगे। बाकी सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होंगे जो है ना सॉल्युबल होंगे। इसका मतलब है कि ये सॉल्युबल है, जी ठीक है। अब जो है ना मुझे फटाफट बताएं कि कौन सा वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सर टाइट्रेशन तो नहीं कर पाएंगे? ठीक है, यानी कि क्योंकि कॉपर इसमें नहीं है। अब ये जी आपके पास जो दूसरा है जिसमें हम एक्सेस सॉलिड यूज़ करते हैं, इसमें से 3 मेथड हैं। एक है मेटल प्लस एसिड, एक है बेस प्लस एसिड और एक है कार्बोनेट प्लस एसिड। तो कॉपर के लिए क्या यूज़ करोगे? सर मेटल प्लस एसिड। ये फिर आपने वो पूरी बात सुनी नहीं कि ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास ना रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जैसे प्लीज़, सेंड, कैट्स, monkeys and zebras in large hollow cages most। अब ये जो है ना, ये है हाइड्रोजन। अब कॉपर जो है ये है हाइड्रोजन से नीचे, ठीक है। जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ में बिलो होता है वो अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना सिर्फ एज ए कॉपर यूज़ करेंगे और साथ HCl यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसका नो रिएक्शन होगा। यानी कि ये जो मेटल प्लस एसिड वाला है, ये जो है ना इसके लिए कॉपर के सॉल्ट के लिए या सिल्वर मरकरी के सॉल्ट के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। कॉपर के लिए अब क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें? सर बेस प्लस एसिड। हाँ, अब बेस जो है ना, कॉपर की बेस जो है वो कॉपर ऑक्साइड हो सकता है या कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और एसिड जो है ना वो HCl होगा। इस तरह जो है ना वो कॉपर 2 क्लोराइड बन जाएगा, साथ इसके वाटर बन जाएगा। इसके अलावा जो है ना आप इसके लिए कॉपर 2 कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, साथ HCl। अब इसमें कॉपर 2 क्लोराइड बन जाएगा, साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखेंगे ये हैं आपके मीन के लाइक रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये आपने रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। जब आपके पास रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएं, ठीक है, फिर जाके आप प्रोसीजर जो है ना, उसमें जो प्रोसीजर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप उसमें सिर्फ जो है ना रिएक्टेंट्स को कॉपी करेंगे और बाकी वो वाली लाइनें लिख देंगे। कम अज़ कम जो है ना वो 6 सॉल्ट्स की आपने प्रिपरेशन लिखी हुई मुझे कल जो है ना वो चेक करानी है विद द प्रोसीजर। अब देखेंगे, मैं एक दफ़ा फटाफट जो है ना वो दोबारा इसको आपके सामने जो है ना वो लिखता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट्स की प्रिपरेशन। 2 इसके मेथड हैं, एक है सॉल्युबल सॉल्ट के लिए और एक है इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है?
वो उसकी सॉल्युबिलिटी रूल से ही पता चलेगा। तो वो अगर आपको आती होगी तो फिर ही है। अगर सॉल्युबल सॉल्ट है तो फिर उसमें हमें फर्दर देखना पड़ता है कि क्या ये जो सॉल्ट है कैल्शियम का तो नहीं है, बेरियम का तो नहीं है, अमोनियम का तो नहीं है, या सोडियम का तो नहीं है, पोटासियम का तो नहीं है। ठीक है, अगर इनके सॉल्ट्स हैं तो फिर हम टाइट्रेशन यूज़ करेंगे। टाइट्रेशन का मतलब है कि उसकी अल्कली और साथ इसके एसिड। ठीक है, बाकी सब के लिए एक्सेस सॉलिड है। अब ये जो एक्सेस सॉलिड है इसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। अब ये जो एक्सेस सॉलिड है वो मेटल प्लस एसिड भी हो सकता है और बेस प्लस एसिड भी हो सकता है, और कार्बोनेट प्लस एसिड भी हो सकता है। जो मेटल वाला है ना वो कॉपर के लिए यूज़ नहीं होगा, सिल्वर के लिए भी यूज़ नहीं होगा, बाकी सारी मेटल्स के लिए हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है, तो अनीस फटाफट बताना टाइम वेस्ट किए बगैर कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी जो प्रिपरेशन है उसका क्या नाम था? सर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसमें यानी कि पीपीटी बनेगा। अच्छा, अब जैसे कि इसमें मैं एक यानी कि इन के जो सल्फेट में से तीन है ना, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, और बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, ये तीन जो है ना सल्फेट में से इनसॉल्युबल है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड भी इनसॉल्युबल है, लेड क्लोराइड भी इनसॉल्युबल है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड और लेड ब्रोमाइड ये इनसॉल्युबल है। ठीक है ना, ऐसे ही जो है ना सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड ये जो है ना इनसॉल्युबल है। फिर इसके अलावा कार्बोनेट जो है ना वो भी इनसॉल्युबल है, जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये मैंने ना काफ़ी ज़्यादा इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखे हैं। अब प्रेसिपिटेशन जो है ना वो कंपैरेटिवली अगर बच्चा एक दफ़ा सीख ले तो वो उसको इजी लगता है, ठीक है, लेकिन वो उसको आना चाहिए, फिर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब देखें कि हर सॉल्ट के दो दो हिस्से हैं। एक है इसका मेटल का हिस्सा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसको हम जो है ना कैटाइन कहते हैं। और दूसरा जो इसका हिस्सा है, ठीक है, वो है इसका एनाइन का। अब आपने इसके जो दो लाइक रिएक्टेंट सेलेक्ट करने होते हैं ना, रिएक्टेंट यानी कि अब कैल्शियम के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे और सल्फेट के लिए क्या सेलेक्ट जो है ना। अब इसके लिए आपको दोनों के लिए जो है ना वो साल्ट से रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो जो दोनों साल्ट है ना वो सॉल्युबल होने चाहिए। यानी कि कैल्शियम का कोई भी सॉल्युबल साल्ट आप ले सकते हो, ऐसे ही सल्फेट का कोई भी सॉल्युबल साल्ट ले सकते हो। यानी कि ऐसा साल्ट आप सेलेक्ट करोगे कि जिसमें कैल्शियम भी मौजूद होगा, यानी कि कैल्शियम होगा तो लेकिन वो सॉल्युबल होना चाहिए। ऐसे ही सल्फेट का कोई सॉल्युबल साल्ट, यानी कि बेरियम सल्फेट इसमें नहीं कर सकते, लेड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई और कर सकते हैं। तो अब जैसे कैल्शियम का सॉल्युबल साल्ट है, ठीक है, तो आप कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और कैल्शियम का कोई और भी जो सॉल्युबल है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सल्फेट के लिए जैसे कि अब आपने देखा है, अच्छा वैसे ये जो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना सॉल्युबिलिटी रूल में लिखा हुआ होता है कि ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल ना, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप जो है ना मेटल नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं अगर उसने जो है ना वो पूछा हुआ है। अब सेकंड पार्ट के लिए सल्फेट है, अब कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसके सेकंड पार्ट के लिए अब आपने सीखा है भाई ग्रुप 1 के सॉल्ट जो है ना वो सॉल्युबल है, तो सेकंड पार्ट के लिए जैसे सोडियम या पोटासियम का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसमें जैसे सल्फेट है तो इसके लिए मैं फ़र्ज़ करें पोटासियम सल्फेट ले लेता हूँ। वैसे कॉपर 2 सल्फेट भी सॉल्युबल है, यानी कि इसमें दोनों रिएक्टेंट जो है ना वो सॉल्युबल हैं, यानी कि दोनों सॉल्ट्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं
अब सल्फ्यूरिक एसिड भी सॉल्युबल है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा ना, तो ये एज ए सॉल्ट यूज़ होगा, यानी कि इसमें अभी ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये एज ए सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर ये जो सल्फेट है ये सॉल्युबल है, तो इस वजह से आप ये भी यूज़ कर सकते, यानी कि दोनों रिएक्टेंट जो है ना दे शुड बी सॉल्युबल। अब आप जब इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो जैसे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और पोटासियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम सल्फेट जो है ना इनसॉल्युबल है और पोटासियम नाइट्रेट सॉल्युबल है। अब ये आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट बन गया। अब ये आपने मसलन कैल्शियम सल्फेट बनाना था, लेकिन साथ इसके पोटासियम नाइट्रेट भी है, तो ये जो है ना एक सॉलिड है और एक जो है ना वो इनसॉल्युबल है और एक जो है वो सॉल्युबल है। फिर आप इसको जो है ना वो क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, और फ़िल्टर करेंगे तो रेजिड्यू जो है ना फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो रह जाएगा कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट क्योंकि वो सॉल्युबल है वो एज ए फिल्ट्रेट नीचे चला जाएगा। फिर आप इसको वॉश कर लेंगे, अगर कोई सॉल्युबल कोई जो है ना सॉल्युबल सॉल्ट का कोई रह गया तो वो भी डिज़ोल्व होकर नीचे चला जाए। यानी कि पहले आपने लाइक रिएक्टेंट को सिलेक्ट किया, फिर उनको मिक्स किया, फिर फ़िल्टर किया, फिर वॉश किया, और फिर उसके बाद जो है ना उसको ड्राई कर लेंगे लेयर्स ऑफ फ़िल्टर पेपर में। इसमें आपने कहीं पे भी क्रिस्टल का वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अभी ये है इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो कौन सा वाला बच्चा जवाब देना चाहेगा कि आप मसलन बोलेंगे? हैं क्लास में कि नहीं? अब्दुलरहमान आप हैं क्लास में? अच्छा, कोई भी बोल ले यार। सर मैं बोलूं? हाँ शाबाश, शुक्र है तुम बोल पड़े हो, वरना मैं तो इतना। अच्छा, आप जैसे फ़र्ज़ करें कि AgCl है, ठीक है, और Ag होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एक है NaCl और एक है जिंक क्लोराइड, ये तीन हैं सॉल्ट्स, ठीक है। अब आपने यानी कि पहले यानी कि पहले हिसाब से, क्योंकि तुम पहले कल के लेसन में नहीं थे, तो सबसे पहले अगर इनके रिएक्टेंट सेलेक्ट करने हैं ना, ठीक है, तो पहले हमें क्या देखना है कि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। सो AgCl जो है ये इनसॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, जिंक क्लोराइड भी सॉल्युबल है। अब आप इसके मुझे रिएक्टेंट बता सकते हैं क्विकली? सर ये सिल्वर के साथ हम नाइट्रेट लगा लेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, यानी कि ये इसका रिएक्टेंट हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, और Cl के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम। या पोटासियम या कोई भी क्लोराइड, लेकिन वो सिल्वर या लेड का ना हो। अब ये दोनों सॉल्युबल हैं, फिर इनको आप सर ये सर रिएक्टिव होना भी जरूरी है? हाँ, ये जो दूसरा है, जिस तरह भी आपने सोडियम क्लोराइड लिखा है, ये जरूरी है कि Ag से ज्यादा रिएक्टिव हो? नहीं नहीं, इन्हीं के इसमें जो है वो रिएक्टिविटी की बात नहीं है, आपने सिर्फ इसमें ये देखा है कि यानी कि Ag है ना, अब Ag हमें चाहिए। अब ये यानी कि Ag का आयन जो है ना नाइट्रेट, अब जब आप सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे ना तो वो सॉल्युबल है, ठीक है। अब ऐसे ही जो दूसरा वाला है क्लोराइड, अब आपने देखा है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, यानी कि इसके आयन्स मौजूद हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आप मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ करते, वो भी यूज़ कर सकते थे, कॉपर 2 क्लोराइड भी सॉल्युबल है, पोटासियम क्लोराइड है, यानी कि आपने सिर्फ उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। ये वाले सारे सॉल्ट जो मैंने लिखे हैं ना, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शर्त क्या है कि भी जो है ना वो सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल ना हो, ठीक है। जब आपने ये दोनों रिएक्टेंट जो है ना सेलेक्ट कर लिए, तो फिर आप इनको मिक्स करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे। अच्छा अनीस, अब ये देखो जैसे सोडियम क्लोराइड का है, अब ये सॉल्युबल है, तो इसके लिए क्या रिएक्टेंट यूज़ करोगे? सर टाइट्रेशन। हाँ, अब ये क्योंकि ग्रुप 1 का है, तो इसका जी। मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेथड जो है ना दैट विल बी टाइट।
और ये सालुबल है लेकिन जिंक ग्रुप 1 में नहीं है, तो इसके लिए जिंक या जिंक ऑक्साइड या जिंक और बेस। हाइड्रोक्साइड और फिर जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ओके सर। ये था इसके ना ये मैंने ना आपके लिए सिलेक्ट किया था, ये मैं आपको भेज देता हूँ। ये इसने अच्छा करके लिखा हुआ है और ये इसके ओके सर। इन्हीं के स्टेप्स हैं। एक्चुअली जब ये इनके थ्योरी में आता है ना, तो 4 नंबर का भी आता है, 5 का भी, 3 का भी आ जाता है। तो हमें ये स्टेप्स जो है ना वो लिखने होते हैं। जी। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ये इसने अच्छा करके समझाया हुआ स्टेप वाइज। ये आपने 1-2 दफ़ा इसको रीड करना है। ठीक है, और ये जो है ना आप लिख सकते हैं आपके यानी कि थ्योरी में इसके आंसर के लिए। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने जिंक सल्फ़ेट बनाना है। अब जिंक सल्फ़ेट बनाना है, अब आपने सेलेक्ट किया कि मैंने जिंक को यूज़ करना है और सल्फ़ेट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बीकर लिया, इसने लिखा हुआ है टेक ए बीकर देन हाफ ए लीटर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर इसमें आपने इन्हीं के एक रिएक्टेंट जो है ना आपने बीकर में ले लिया है। अब दूसरा जो जिंक है, इसने लिखा है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग ऐड जिंक पाउडर अनटिल नो मोर रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नो मोर रिएक्शन है? कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हाइड्रोजन गैस जैसे जैसे एक्वस में बनेंगे तो बबलिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जब ये बबलिंग प्रोड्यूस होना बंद हो गई है, ठीक है, यानी कि नो मोर एफरवेंस, तो इट मीन के ऑल ऑफ द एसिड हैव बीन यूज्ड अप। यानी कि ये जो एसिड है, यानी कि ये है जिंक, इसको हम कह रहे हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कि ये जब रिएक्शन ख़त्म होगा तो अनरिएक्टेड रह जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिमिटिंग है, इसका मतलब है कि ये यूज्ड अप हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये फिनिश हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को ख़त्म करना है। तो आपने जिंक ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में और जिंक ऐड करते रहे अनटिल रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन ख़त्म हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो यूज्ड अप हो गया। अब हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, एक जिंक सल्फेट बच जाएगा जो कि सालुबल है, यानी कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, साथ जो हाइड्रोजन गैस है ना वो स्केप हो जाएगी। अब ये आपके पास जिंक सल्फेट बच गया है और जो अनरिएक्टेड जिंक है ना वो बच गए। अब फिर आप इसमें क्या करेंगे, फ़िल्टर टू रिमूव द एक्सेस अनरिएक्टेड जिंक। ठीक है, अब आपने इसका फ़िल्टर करेंगे तो जो जिंक है क्योंकि वो सॉलिड है तो वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। अब जिंक सल्फेट विद वाटर एक्वस डिज़ोल्व हुआ हुआ नीचे चला जाए। अब ये जो आपके पास बीकर में कलेक्ट होगा ये है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अंदर जिंक सल्फेट भी है और साथ वाटर भी है। अब आप इसको क्या करेंगे, हीट द फिल्टरेट अनटिल इट इज़ सैचुरेटेड, यानी कि अब आपने इसकी हीटिंग स्टार्ट करनी है और वाटर एवेपोरेट होगा, लेकिन आपने इसको इतनी हीटिंग नहीं करनी कि सारा वाटर जो है ना वो एवेपोरेट हो जाए। तो हीट टिल ड्राइनेस नहीं करना, अगर हीट टिल ड्राइनेस करेंगे तो ये क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो हीट द फिल्टरेट अनटिल इट इज़ सैचुरेटेड, जब से क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ये आपकी थर्ड लाइन हो जाएगी। ये देखें, ये जो लाइंस हैं, ये जो आपने जो सेकंड वाला जो मेथड है उस सारे के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ आप जो है ना उनके रिएक्टेंट्स चेंज करेंगे। फिर उसके बाद आपने हीटिंग स्टॉप कर देनी है। अलो द सैचुरेटेड सोल्यूशन टू कूल सो दैट द सॉल्ट कैन क्रिस्टलाइज। ये वाली लाइन जो है ना एज इट इज़ लिख लेंगे। एक नंबर इसका होता है, एक नंबर इसका, एक इसका, एक इसका, और ये फिर लास्ट के बाद है फिल्टर टू कलेक्ट द क्रिस्टल देन वॉश द क्रिस्टल विद लिटल कोल्ड डिस्टल वाटर। कोल्ड डिस्टल वाटर इसलिए लिखा है कि भाई अगर आप वार्म डिस्टल वाटर यूज़ करेंगे या गर्मियों में करेंगे तो वो कुछ
क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसके क्रिस्टल डिज़ोल्व भी हो सकते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटी। देन द लास्ट थिंग इज ड्राई द क्रिस्टल बिटवीन फ्यू शेड्स ऑफ फिल्टर। सो ये जो सेकंड मेथड है ये अच्छी लाइंस लिखी हुई थी तो मैंने कहा मैं आपको ना एक दफ़ा करवा दूँ। अब अगर कोई आप में से बच्चा इसको आंसर करना चाहे, जैसे फ़र्ज़ करें ये तो था जिंक सल्फेट, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड होता, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है ना इसको कैसे चेंज करते हैं? सर फिर हम मैग्नीशियम का पाउडर हाँ, अब मिक्स कर यहाँ दे, पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, फिल हाफ ए बेकर विद हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन विद कांस्टेंट स्टीयरिंग ऐड जिंक पाउडर अंटिल नो मोर जो है ना मैग्नीशियम विल डिसॉल्व। ठीक है, नो मोर एफरवेंस। फिर आप फिल्टर टू रिमूव द अनरिएक्टेड मैग्नीशियम, कलेक्ट द फिल्ट्रेट। ओके, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आप ना मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो उसमें एफरवेंस का वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यानी कि बेस जब आप यूज़ करेंगे ना तो उसमें आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है, इसमें गैस नहीं बनती। तो इसमें आप फिर ये नहीं लिखेंगे कि नो मोर एफरवेंस, फिर आप उसमें ये लिखेंगे कांटिन विद कांस्टेंट स्टीयरिंग एंड जो है ना ऐड मैग्नीशियम ऑक्साइड अंटिल नो मोर विल डिज़ोल्व। ठीक है, ओके तो इसमें ये वाली चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो एफरवेंस है, जो बबलिंग है, जो फिजिंग है, वो सिर्फ मेटल के लिए यूज़ कर सकते हैं या मेटल कार्बोनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बेस के लिए ये आपने नहीं यूज़ करना होता। बाकी लाइनें जो है ना, अब आपको मैंने जैसे कहा है कि आपने 6 सॉल्ट्स बनाने हैं, ठीक है, तो 2 तो अभी आपके सामने बन गए हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो फिर बाकी जो है ना आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उधर से देख के कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही ये जो है ना टाइट्रेशन वाला है, ठीक है, ये आपने स्कूल की लेबॉर्ट्री में भी 2-3 दफ़ा मेरा ख्याल है कि किया है मेरे साथ। ठीक है, तो अब उसमें जैसे ये जो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं, ये जब आपने सेलेक्ट किए और इसको फिल किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल ऑरेंज, सिर्फ इंडिकेटर नहीं लिखना है बल्कि नेम लिखना है। बिरोड को आपने फिल किया, ठीक है, फिर स्लोली इसको ऐड किया, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे ही कलर चेंज हुआ, यानी कि पहले जो है ना इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड में अल्कली में येलो होता है, तो जैसे ही ये रेड होगा तो आप इसका वॉल्यूम जो है ना बंद कर देंगे इसको ऐड करना। फिर आपके पास आ जाएगा कि इतना वॉल्यूम जो है ना इसको न्यूट्रल करने के लिए यूज़ हुआ है। फिर आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन उसमें आप इंडिकेटर नहीं ऐड करेंगे। तो यानी कि इसके नॉन वॉल्यूम, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये 25 यूज़ किया है, इसका कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है उतना ही एग्जैक्ट वॉल्यूम आपने ऐड कर दिया, अब ये सॉल्ट बन गया है। और सॉल्ट जब बन जाएगा, ठीक है, तो इसके जो लास्ट वाले स्टेप्स हैं ये वही वाले हैं कि हीट द सोल्यूशन टिल सैचुरेटेड देन अलो द क्रिस्टल, ठीक है जी, टू फिल्टर टू कलेक्ट द क्रिस्टल देन वॉश एंड देन ड्राई। ये इन्हीं के जो लास्ट वाले जो क्रिस्टलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं दे आर द सेम जो कि ये वाले मेथड में है। ठीक है जी, ये था इसका। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है। ठीक है, ये यानी कि पहले आपने ये इसको सॉल्युबिलिटी रूल करनी है और फिर उसके बाद जो है ना तो ये लिखे हुए हैं, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इसने लिखा है बेरियम सल्फ़ेट। अब बेरियम सल्फ़ेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि इसका पीपीटी बनेगा। अब पहले आपको बेरियम का कोई रिएक्टेंट, कोई सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए और सल्फ़ेट का। बेरियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, बेरियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेरियम नाइट्रेट जब लिखेंगे ना तो सॉल्यूशन साथ लाजमी लिखिएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन यूज़ होता है, एज ए सॉलिड नहीं यूज़ होगा ये। फिर ऐसे ही सल्फ़ेट है तो ये सोडियम सल्फ़ेट सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आपने ले लिया,
जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है कि पोर अबाउट बेरियम नाइट्रेट, देन ऐड सोडियम सल्फेट इन एक्सेस एंड स्टिर अनटिल नो मोर प्रेसिपिटेट देन फिल्टर्ड। अब ये दोनों जो है ना, जब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट ऊपर रह जाएगा, जो सॉल्युबल है वो नीचे चला जाए। अब फिर ये जो आपके पास है, फिर इसमें डिस्टल वाटर ऐड करेंगे ताकि अगर कोई सॉल्युबल चीज़ रह गई है तो वो भी डिज़ोल्व होकर नीचे चली जाए। इसके बाद जो है ना, आप इसको अलो द प्रेसिपिटेट टू ड्राई बिटवीन। तो ये 4 लाइनें हैं, ठीक है, ये 4-5 नंबर का आ जाता है। और ये अक्सर ही इनसॉल्युबल सॉल्ट का ना उसको पूछने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि वो वैसे शौक़ इसलिए है कि वो ना ख्याल करता है कि चलो ये तो एवरेज बच्चे भी जो है ना इनसॉल्युबल सॉल्ट को अच्छा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये था आपका ना सॉल्ट्स का। तो आपको चाहिए कि इसके कोई से आप ना सबसे पहले क्या करें, सॉल्युबल जो सॉल्युबिलिटी रूल है ना तो वो याद करें। फिर उसके बाद क्या करें कि जितने भी जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि भाई 15 या 20 जो है ना उनको इनलिस्ट कर लें। ठीक है, जितने भी इनसॉल्युबल आपके जो है ना वो आ रहे हैं, क्लोराइड के 3 जो है ना 2 हो जाएंगे, ब्रोमाइड के भी 2 और आयोडाइड के भी 2, सिल्वर और लेड, सल्फेट के 3 हो जाएंगे। फिर कार्बोनेट्स लिख लें। जब आपको सॉल्युबिलिटी रूल याद हो गए तो फिर आप जो है ना वो उनके रिएक्टेंट्स की प्रैक्टिस करें। और सबसे जो बेस्ट है कि जो आपके पास टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें कल आपने जो है ना वो आयानिक इक्वेशन भी की है, ये अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर मैं अभी इसको क्लास को क्लोज़ करता हूँ। ठीक ओके, है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।